अब तक आए ओपिनियन पोल्स तो यही कह रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है। अगर ओपिनियन पोल्स सही साबित हुए तो बीजेपी एक बहुत महत्वपूर्ण समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य में सत्ता से बाहर होगी। लेकिन कांग्रेस अगर चुनाव जीत भी गई तो उसके सामने कई और चुनौतियां मुंह बाय खड़ी ही रहेंगी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि असली अग्नि परीक्षा तो नतीजे आने के बाद शुरू होगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी ये तय करना कि कांग्रेस मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि कर्नाटक में भी राजस्थान जैसा सियासी ड्रामा हो जाए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की ही तरह सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में भिड़ंत ना हो जाए। कर्नाटक में कांग्रेस के ये दोनों ही कद्दावर नेता मुख्यमंत्री की रेस में हैं और खुद को सबसे आगे मानते हैं। लेकिन मुश्किलें इतनी भर होती तो कहना ही क्या था। एक और किरदार है जिसने दशकों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए इंतजार किया। पूरी जवानी पार्टी में खपाने के बाद भी ये पद अब तक उसे नहीं मिला। लेकिन इस बार वो नेता कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार है। कौन है वो नेता? चुनाव से पहले कांग्रेस के खेमे में चल क्या रहा है और चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री की रेस कौन जीत सकता है? इन सारे सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन वर्तमान को समझने से पहले इतिहास को समझना जरूरी होता है। तो आजादी के बाद से कर्नाटक में कांग्रेस की राजनीति पर एक नजर डालते हैं। आजादी के बाद मैसूर के महाराजा अपने स्टेट के लिए अलग संविधान बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 29 अक्टूबर 1947 को एक अलग संविधान सभा का गठन भी किया था। ये वो दौर था जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए ही थे। पूरा देश आज़ादी की सांस ले रहा था। नई इस नए दौर का उत्साह चरम पर था। इसीलिए जब मैसूर संविधान सभा की बैठक हुई तो ज्यादातर सदस्यों ने कहा कि भारत की संविधान सभा को ही मैसूर के लिए भी संविधान बनाकर देना चाहिए। महाराजा को सदस्यों की ये मांग माननी पड़ी। 16 दिसंबर 1949 को मैसूर संविधान सभा को ही तदर्थ विधानसभा या प्रोविजनल असेंबली में बदल दिया गया ताकि नए संविधान के तहत राज्य में चुनाव करवाए जा सकें। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि 1947 में देश आज़ाद तो हो गया लेकिन सरकारें चुनाव से नहीं बनी बल्कि उन्हें नियुक्त किया गया। ज़रूरत थी उस वक्त की, जिसे आज कर्नाटक या कर्नाटका कहा जाता है। तब वो इलाका मैसूर के तहत आता था, मैसूर स्टेट में। क्यासमबल्ली चेंगलराया रेड्डी उस वक्त मैसूर में कांग्रेस के प्रभावशाली नेता होते थे। उन्होंने मैसूर में स्थित सरकार स्थापित करने के लिए मैसूर चलो आंदोलन करवाया। दिल्ली चलो जैसा मैसूर चलो। जवाहरलाल नेहरू ने केसी रेड्डी को मैसूर राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। राज्य में पहले चुनाव हुए 1952 में। कांग्रेस चुनाव जीती और केंगल हनुमंथैया राज्य के पहले चुने हुए मुख्यमंत्री बने। फिर 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इस तरह 1 नवंबर 1956 को नया मैसूर स्टेट बना। इस नए राज्य में बॉम्बे स्टेट के 4 जिले, हैदराबाद स्टेट के 3 जिले, मद्रास स्टेट का 1 जिला और 1 तालुका यानी तहसील शामिल हुई। इसी नए मैसूर राज्य को 1973 में नाम दिया गया कर्नाटक, या जैसे कि कन्नड़ा लोग कहते हैं कर्नाटका। अब स्टेट तो नया बन गया पर अब वहां वोक्कालिगा समुदाय का प्रभाव कम होता चला गया और लिंगायत समुदाय मजबूती से उभरता गया। 5 बरस बाद 1956 में फिर चुनाव हुए। तब लिंगायत बहुमत में आ गए थे। हनुमंथैया अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख कर चुके थे और यहीं से शुरू हुआ लिंगायतों का राजनीतिक रसूख। कांग्रेस के एस निजलिंगप्पा एकीकृत मैसूर स्टेट के पहले मुख्यमंत्री चुने गए। निजलिंगप्पा के सीएम बनने के बाद से 1973 से मैसूर स्टेट का नाम कर्नाटका होते तक कांग्रेस ने 4 लिंगायत मुख्यमंत्री बनाए। एस निजलिंगप्पा, बीडी जत्ती, आर.एस. कांथी और वीरेंद्र पाटिल। लिंगायतों का वोट कांग्रेस को सत्ता तक आसानी से पहुंचा रहा था। 1972 में इंदिरा गांधी के करीबी देवराज अरस ने कर्नाटका की कुर्सी संभाली। कहा जाता है कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के पुनरुत्थान में देवराज अरस का अहम योगदान था। नवंबर 1978 में हुए उपचुनाव में इंदिरा गांधी ने कर्नाटक की चिकमंगलुरु सीट से जनता दल के वीरेंद्र पाटिल को हराकर लोकसभा में वापसी की। उस वक्त इंदिरा गांधी को अकेले पूरे विपक्ष से लोहा लेते हुए दिखाया गया। कांग्रेस का नारा था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु। लेकिन कुछ ही महीने बीते थे, इंदिरा और अरस के संबंधों में खटास आ गई। बात इतनी बिगड़ गई कि अरस ने कर्नाटक में पार्टी ही तोड़ दी। कहा जाता है कि इसकी वजह संजय गांधी थे। देवराज अरस ने कर्नाटक में कांग्रेस अरस नाम से अलग पार्टी बनाई। फूट के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा और इंडियन नेशनल कांग्रेस अरस में बट गई पार्टी।
इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को इंका कांग्रेस आई कहा गया। वो कर्नाटक विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई, लेकिन विधायक अर्श के साथ गए। अर्श की सरकार बच गई इस तरह, लेकिन कुछ महीने बाद कांग्रेस आई अर्श के विधायकों को तोड़ने में कामयाब हो गई। सदन में दोबारा बहुमत परीक्षण हुआ और इस बार देवराज अर्श गिनती पूरी करने में कामयाब नहीं हो पाए। उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा और कांग्रेस आई के आर गुंडू राव कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री हुए। गुंडू राव ने 1983 तक इसी तरह सरकार चलाई। 1989 में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई। इस बार कांग्रेस ने फिर से लिंगायत नेता को तरजीह दी। वीरेंद्र पाटिल दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। हालांकि वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री बनाना और फिर हटाना राजीव गांधी और कांग्रेस के लिए हमेशा का सिरदर्द बनकर रह गया। खास तौर पर उन्हें जिन हालात में राजीव गांधी ने हटाया था, उन्हें उसका असर भविष्य की राजनीति पर पड़ना था। लिंगायत समुदाय की कांग्रेस से नाराजगी की शुरुआत हो चुकी थी। 1990 में वीरेंद्र पाटिल को पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ, लकवा। राजीव गांधी ने कर्नाटक से लौटते हुए हवाई अड्डे में उन्हें हटाने की घोषणा कर दी। पाटिल हटे और एस बंगारप्पा मुख्यमंत्री बने। पाटिल लिंगायत समाज से आते थे। पाटिल को हटाने से लिंगायत समाज में नकारात्मक संदेश पहुंचा। नतीजा ये रहा कि तब से उठे लिंगायत कांग्रेस से आज तक खुश नहीं हुए। आखिरकार 1994 में कांग्रेस हार गई। 1999 में सत्ता में फिर उसकी वापसी हुई। एस.एम. कृष्णा को मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने पूरे 5 वर्ष तक सरकार भी चलाई। 2004 पर आते हैं, चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस इस बार बहुमत नहीं ला सकी, इसलिए उसे जनता दल सेक्युलर जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी, देवेगौड़ा की पार्टी। इस गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने धर्म सिंह, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा दिन टिका नहीं। धर्म सिंह ने इस्तीफा दिया, फिर जेडीएस ने कांग्रेस का पल्ला छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई। जेडीएस के एच.डी. कुमारस्वामी पहली बार इसी तरह मुख्यमंत्री बने। तब सिद्धारमैया जेडीएस में होते थे। कर्नाटक के कद्दावर नेता माने जाते थे। कहा जाता था कि जेडीएस में एच.डी. देवेगौड़ा के बाद सिद्धारमैया ही सबसे ताकतवर है। धर्म सिंह की सरकार में सिद्धारमैया को जेडीएस की तरफ से उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। बताया जाता है कि कांग्रेस ने तब सिद्धारमैया को भी जेडीएस से तोड़कर अपने साथ लाने की कोशिश की थी, हालांकि तब ऐसा हुआ नहीं। सिद्धारमैया तब तक समझ चुके थे कि अगर जेडीएस की सरकार बनती है तो एच.डी. देवेगौड़ा अपने पुत्र कुमारस्वामी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। सिद्धारमैया और देवेगौड़ा के बीच भारी मनमुटाव हो गया। 2006 में सिद्धारमैया ने जेडीएस से नाता तोड़ा और अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसे नाम दिया ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल। हालांकि उसी साल सिद्धारमैया पार्टी सहित कांग्रेस में शामिल हो गए, विलय हो गया। जब विलय हुआ तो मंच पर सोनिया गांधी मौजूद थी। इस बीच कांग्रेस का एक और नेता देवेगौड़ा परिवार के लिए सिरदर्द बना, नाम डी.के. शिव कुमार। ये आम फहम बात है कि शिव कुमार पार्टी के लिए फंड्स जुटाते हैं, फंड मैनेजर है। 1999 के लोकसभा चुनाव में डी.के. शिव कुमार ने कुमारस्वामी को हरा भी दिया। फिर 2004 में कांग्रेस की तेजस्विनी ने देवेगौड़ा को लोकसभा चुनाव हराया। माना जाता है कि देवेगौड़ा की हार के सूत्रधार भी डी.के. ही थे। इस बार भी तेजस्विनी आज के समय में 2023 के मई में जब ये वीडियो शूट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में है। डी.के. के बढ़ते कद को देखते हुए उन्हें कांग्रेस की एस.एम. कृष्णा सरकार में मंत्री बनाया गया। डी.के. को शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। इस बीच डी.के. का राजनीतिक रसूख भी बढ़ा और संपत्ति भी। पर समय बदला और 2006 के बाद कर्नाटक की सत्ता से कांग्रेस की विदाई हो गई। अब डी.के. के बुरे दिन भी शुरू हो गए। अवैध संपत्ति के आरोप लगे उन पर। जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। अवैध खनन की एक जांच में उनसे जुड़ी 2 कंपनीज और उनके भाई और डी.के. सुरेश से जुड़ी एक कंपनी का नाम आ गया। इन मामलों ने डी.के. के दामन पर कुछ दाग भी लगाए। 2013 में राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की वापसी हुई। कई नेता मुख्यमंत्री पद की लालसा लिए बैठे थे, लेकिन कुर्सी मिली सिद्धारमैया को। डी.के. यहाँ झटका खा गए। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सिद्धारमैया ने डी.के. शिव कुमार को अपने मुख्य कैबिनेट में शामिल करने से ही मना कर दिया। लोग बताते हैं कि सिद्धा ने तब कहा था कि वो किसी दागी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे। भारी मान मनोबल और आला कमान के लगातार प्रेशर के कारण किसी तरह डी.के. को 6 महीने बाद जाकर सिद्धारमैया ने अपने मंत्रिमंडल में एक पोर्टफोलियो दिया था। इस बार डी.के. को ऊर्जा मंत्रालय मिला। सत्ता में रहते हुए डी.के. की ऊर्जा भी बढ़ी, ताकत भी बढ़ी और संपत्ति भी बढ़ी। लेकिन डी.के. बिग पिक्चर में आए 2017 में, जब अहमद पटेल राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे। सोनिया गांधी के सपा सलार को राज्यसभा में जाने से रोकने के लिए अमित शाह ने पूरा जोर लगाया। गुजरात कांग्रेस के विधायकों के लिए सेफ हाउस चाहिए था। तब न सिद्धारमैया को याद किया गया और न तब कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष जी परमेश्वर को याद किया गया। अहमद पटेल के लिए विधायकों को बचाकर रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई
डीके शिव कुमार को। उनके पास धन बल की कमी नहीं थी, तो उन्हीं को मुफीद समझा गया, उन्हीं को सक्षम माना गया। डीके ने यह काम किया भी, बखूबी किया। अहमद पटेल राज्यसभा पहुंचे। यहाँ कांग्रेस के लिए डीके की एक संकट मोचन के तौर पर इमेज बनती है। और फिर 2018 में जब कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की बारी आती है बनने की, तब भी डीके शिव कुमार काफ़ी एक्टिव रोल में दिखते हैं। कुमारस्वामी सरकार में डीके मंत्री भी बनते हैं। डीके तब भी एक्टिव हुए जब कुमारस्वामी की सरकार गिराने के लिए 13 कांग्रेस और 3 जेडीएस विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। बागी विधायकों को बनाने के लिए डीके मुंबई के एक 5 सितारा होटल के बाहर बैठे दिखे। हालांकि तब काम बन नहीं सका। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2019 में डीके शिव कुमार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। करीब 50 दिन जेल में बिताने के बाद बाहर आ पाए। इस बार फिर चुनाव सिर पर है। सवाल है कि इस बार क्या होगा। डीके की इस कहानी से ऐसा लगता है कि जैसे कर्नाटका में डीके ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन कर्नाटक की कहानियां कुछ और भी कहती हैं। इंडिया टुडे आज तक के लिए 1 दशक से ज़्यादा से कांग्रेस कवर कर रही मौसमी सिंह बताती हैं, कर्नाटक में सिद्धारमैया का एक प्रभामंडल है, एक ऑरा है, उनकी फॉलोइंग है, ग्राउंड पर अच्छी पकड़ है। कांग्रेस के लिए वोट जुटाने का काम सिद्धारमैया कर सकते हैं। कुरुवा समाज के सिद्धारमैया का वोट बैंक सिर्फ अपनी जाति तक ही सीमित नहीं, उनकी दूसरी जातियों और समुदायों में भी अच्छी पकड़ है। जबकि डीके एक अच्छे मैनेजर हैं, वो संकट की घड़ी में पार्टी को मैनेज तो कर सकते हैं, वोक्का लिगा हैं तो थोड़े बहुत वोट अपने समाज के बटोर सकते हैं। लेकिन कर्नाटक जीतने भर के वोट जुटाना अकेले डीके शिव कुमार के बस की बात नहीं होगा। कुछ ऐसा ही कहना लोकमत से जुड़े आदेश रावल का भी है। आदेश कहते हैं डीके सिर्फ अपने इलाके के नेता हैं, अपने क्षेत्र में उनकी पकड़ है, लेकिन सिद्धारमैया कर्नाटका के सर्वमान्य नेता हैं, जमीनी नेता हैं, उनके हर क्षेत्र और हर तबके में पकड़ है। और इस भरोसे को सिद्धा ने 2 दशकों की राजनीति के बाद हासिल किया है, एक्टिव पॉलिटिक्स में। और यही वजह है कि अपनी अपनी राजनीतिक ताकत को देखते हुए दोनों ही नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं। इस सभी जानते हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के आसार उस नेता के होते हैं जो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दिला सकता हो। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया भी कर्नाटक में कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसा हमने बताया, जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। देखा जाए तो टिकट बंटवारे में दोनों नेताओं की खींचतान की कोई बड़ी बात सामने नहीं आई, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है। कांग्रेस के अंदर खाने से छनकर आती खबरें ये बताती हैं कि इस बार टिकट बंटवारे में न तो डीके शिव कुमार की चली और न ही सिद्धारमैया की चली, यानी दोनों हैवीवेट्स की नहीं चली। सबसे अहम किरदार था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। यही वो तीसरा शख्स है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। टिप्पणीकार कह रहे हैं कि हर टिकट खड़गे की मोहर के बाद ही दिया गया। साथ ही इस बार एक और अहम बात देखने को मिली, टिकट बंटवारा सिर्फ खड़गे तक ही सीमित नहीं था। सांसदी गंवा चुके राहुल गांधी ने भी टिकट बंटवारे में अहम भूमिका निभाई, ऐसा कहा जा रहा है। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है तो ये जो 2 बड़े हैवीवेट्स हैं, 2 डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, दोनों ही अपने खेमे में विधायकों को जुटाकर लॉबिंग कर पाएं, इसकी संभावना कुछ कम हो गई है। लेकिन इस बीच दबी जबान में एक जुमला और चल रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कोई ताजुब नहीं कि खड़गे ही खुद सीएम बन जाए। दरअसल खड़गे कर्नाटक के दलित समाज से आते हैं। कर्नाटका में करीब 20% दलित भी हैं। 36 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भी हैं। और खड़गे वो नेता हैं जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते 2 बार रह गए। आलाकमान का आदेश खड़गे के पक्ष में नहीं आया और खड़गे मन महसूस कर रह गए। हालांकि बीबीसी से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि खड़गे ने टिकट बंटवारे में मनमानी नहीं की है और सभी नेताओं को बराबर की तवज्जो मिली है। कुरैशी का कहना है कि पार्टी हाईकमान ने भी इस बात का ध्यान रखा है कि किसी नेता की मनमानी न चले, इनमें खड़गे भी शामिल हैं। पर हाल ही में खड़गे ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे नरेंद्र मोदी के हाथ चुनावी बारूद लग गया। खड़गे ने मोदी को जहरीला सांप कह दिया। इसके बाद पीएम ने अपनी चुनाव सभाओं में कहना शुरू कर दिया कि सांप तो भगवान शिव का प्रिय है, मैं शिव के गले का सांप बनने को तैयार हूँ। नतीजे ही बता पाएंगे कि खड़गे का यह बयान कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हुआ या इससे पार्टी को किसी तरह का कोई फायदा ही मिला। कर्नाटक की राजनीति पर यह बढ़िया एक्सप्लेनर तैयार किया था हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।